हेलो, मैं हूं अक्षय। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जो साइंस जीव विज्ञान का से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेलवे, एसएससी, बैंक पीओ और अदर एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? इंडिकेटर्स क्या है? वायु प्रदूषक का विश्वसनीय इंडिकेटर्स क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेंस एंड मॉस। लाइकेन एंड मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है क्या करता है? तो मानसिक रोग पैदा करता है पीवी। मानसिक रोग पैदा करता है पीवी। ये हमारा पीवी जो है मानसिक रोग पैदा करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, या हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, या ऑक्सीजन से संयोग करती है, या ग्लाइकोलाइसिस का समंदन करती है। इसमें देखते हैं तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मुख्य वायु प्रदूषक होता है। मुख्य रूप से वायु प्रदूषक क्या होता है? मुख्य रूप से वायु प्रदूषक होता है CO। जो होता है मुख्य रूप से वायु प्रदूषक होता है CO। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। मुख्य रूप से वायु प्रदूषक है CO। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से वायु प्रदूषक होता है CO। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो ये भी COMSO2 होता है। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रदूषक वायु मुख्य रूप से वायु प्रदूषक है CO और SO2। CO2 और SO2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी वही क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है CO और SO2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं। हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं CFC, CO2, CH4NO। राइट हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो है हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषक का प्रमुख स्रोत क्या है? मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है वह है स्वचालित वाहन। स्वचालित वाहन होगा इसका। राइट आंसर होगा स्वचालित वाहन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाता है? तो यह है CO जो है इसका राइट आंसर होगा CO। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो ये रबर हो जाएगा इसका। राइट आंसर डी हो जाएगा रबर। राइट आंसर क्या होगा? रबर। निम्नीकरणीय है रबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो वाहित मल जो है प्रदूषकों में जैव विघटित होती है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी सीसा
के कारण से होता है? तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग जो होता है सीसा के कारण से होता है। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो सीसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त स्त्राव यानी कि रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? यह है कैडमियम। कैडमियम इसका राइट आंसर होगा कैडमियम। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूर लोह शक्तिमयता रोग होने का कारण क्या है? तो इसका जो है सिलिका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा सिलिका। इसका राइट आंसर होगा सिलिका। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो है मुख्यतः कहाँ से हुआ है? जीवों के श्वसन से। जीवों के श्वसन से। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीवों के श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है। ताजमहल को क्षति कौन पहुंचा रहा है? तो ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है तो मथुरा तेल संशोधन शाला से निकले वायु प्रदूषक से। राइट आंसर क्या होगा? मथुरा संशोधक। मथुरा तेल संशोधन शाला से निकले वायु प्रदूषक से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है या मार्बल कैंसर अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है। अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3 क्या है? पराबैंगनी किरणों को प्रवेश को कम कर देता है। O3 क्या है? पराबैंगनी किरण को कम कर देता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3 को पराबैंगनी प्रवेश को कम कर देता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। मीना माता महामारी किसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे? मीना माता में जो जापान में अनेक लोग मरा था, हुआ था पारद। वह पारद की कमी कारण से, पारद की कारण से हुआ था। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? जल प्रदूषणों को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बायोनिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोनिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोनिकल ऑक्सीजन डिमांड ये सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा सी, बायोनिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी क्या होता है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक। अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है डीडीटी, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। सी हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है, क्या होता है? त्वचा कैंसर। क्या होता है? त्वचा कैंसर, त्वचा का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अनंततः क्या होगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप जो होती है O2 की घुली हुई मात्रा से, O2 की घुली हुई
मात्रा से, O2 की घुली हुई मात्रा से। आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक वाहन प्रदूषक भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? वह है H। O2 इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं O2। ये निम्नलिखित में से गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। निम्नलिखित में से एक कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ये है O2 तो है ही नहीं। इसका आंसर होगा O2 तो है ही नहीं इसका आंसर। तो सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। 27 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। तो प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है सूर्य की। सो राइट आंसर होगा सी नंबर, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O2, O3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? उस समय था वायु प्रदूषक का भाग, अब इस समय है वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है। तो सो राइट आंसर हो जाएगा H2 जो होता है वाहन प्रदूषण का भाग नहीं होता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर। इसका सो राइट आंसर हो जाएगा सौर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा की किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो यह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में जो है प्रदूषण की समस्या बिल्कुल ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? सो राइट आंसर होगा जेट इंजन यानी जेट उड़ान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? यह परजैविकी कहलाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? उपयुक्त में से सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह है अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका। सो राइट आंसर बी हो जाएगा, अंटार्कटिका के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो वायु में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। सो राइट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरणों को। तेजाब वर्षा पर्यावरण निम्न में प्रदूषण से होती है। 37 का आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ है ए नंबर आंसर हो जाएगा
वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान में बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा प्रकाश से रासायनिक कुआं, प्रकाश से रासायनिक कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्न में से कौन निम्नकरणीय है? कागज होगा निम्नकरणीय, कौन से है? कागज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पराध्वनिक जेट प्रदूषण करता है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण करता है O3 को, O3 इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न करता है फ्लाई ऐश से। तो 42 नंबर, थर्मल पावर प्लांट जो होता है फ्लाई ऐश से, यानी कि फ्लाई ऐश क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट द्वारा जो निकाला गया है राख, उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश उसी को बोलते हैं फ्लाई ऐश। थर्मल पावर प्लांट द्वारा जो राख निकलता है उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। तैतालीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वाहित मल है, निम्न में से वाहित मल क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, वाहित मल है, वाहित मल ही है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो ये होगा वाहित मल। क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? PAN क्या है? पेन। PAN का मतलब होता है गौण प्रदूषक, PAN का मतलब होता है गौण प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा C नंबर आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर होगा कैडमियम। क्या होगा राइट आंसर? कैडमियम। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है, फुफ्फुस कैंसर जो है उससे अधिक मरने वाला रोग है वात स्फीति, वात स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उर्वरक के अधिक प्रयोग से होता है, उर्वरक के अधिक प्रयोग से होता है, उपयुक्त में से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए WHO नहीं कर रहा है, ग्रीन पीस जो है इसके लिए वर्क कर रही है, ग्रीन पीस। WHO भी इसमें नहीं है ऑप्शन में, ग्रीन पीस वर्क कर रही है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है, तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है ये इसका जो है आर्सेनिक हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या होगा? आर्सेनिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। इसके बाद मिलान सूची A को सूची B के साथ मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। A को 3 के साथ में मिला दीजिए, A को 3 के साथ में, अब B को 1 के साथ में। शीशा मस्तिष्क, शीशा का संबंध मस्तिष्क से, और
सी को 2 के साथ में, पारा का संबंध, सॉरी, सीसा को पारा का संबंध उदर के साथ में। 52 में भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों में क्या होता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा निछालक, निछालक हो जाएगा। 62 का आंसर क्या होगा? निछालक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निछालक, निछालक। सूची 2 51 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट है। ये है, इसका सो राइट आंसर अभी रिपीट किया गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बी। ए को 3 के साथ में मिला दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। इसका डी आंसर हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। बी नंबर है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सो राइट आंसर होगा इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सो राइट आंसर होगा जीवाश्म। 5 नंबर क्वेश्चन है, कीड़ों का अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेरियोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा सी। लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहाँ है? इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी नहीं, इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से संबंधित है हिस्टोलॉजी, उत्तक से संबंधित है हिस्टोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है, ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है। सी, सो राइट आंसर होगा सी, ट्रेमेटोलॉजी, घाव का अध्ययन। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। सी आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? सो राइट आंसर होगा बी नंबर। सो राइट होगा कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के नियमों का अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी, आनुवांशिकी कहते हैं, आनुवांशिकी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स, यूथेनिक्स, यूथेनिक्स कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नली का विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं? एक एंड्रोकाइनोलॉजी, एंड्रोकाइनोलॉजी, एंड्रोकाइनोलॉजी कहलाता है। उस विज्ञान की जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन कहलाता है यूजेनिक्स, यूजेनिक्स कहलाता है, यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है इंटेमोलॉजी, इंटेमोलॉजी, इंटेमोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा इंटेमोलॉजी कहलाता है। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है? मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी कहलाता है, इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति तथा बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो यह जीनेटिक्स कहलाता है। यह क्या कहलाता है? जीनेटिक्स। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन कहता है मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन। मधुमक्खी का पालन कहलाता है? मधुमक्खी का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सॉरी, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर। जी हाँ दोस्त, गलत हो गया ये क्वेश्चन। मधुमक्खी का पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। और रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रेशम का पालन होता है सेरीकल्चर और मधुमक्खियों का पालन होता है एपीकल्चर। उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं? तो इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र, स्नायु तंत्र। ये नंबर आंसर हो जाएगा, स्नायु तंत्र। जेनेटोलॉजी, जेनेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेनेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग से संबंधित है, पीडियाट्रिक्स। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का उपयोग आनुवंशिकी के लिए होता है, आनुवंशिकी के लिए। हटाइए। और ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में किनका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। चलिए इसको भी हटाइए। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। जीनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जीनेटिक्स में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है जीनेटिक्स में, एवं गुणसूत्र। जीनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आनुवंशिक संबंधित है तो आनुवंशिकता से संबंधित आनुवंशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं,
जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। रक्त में एंटीबॉडीज और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। सीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? शरीर संरचना एवं वातावरण। शरीर संरचना एवं वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मकरों का अध्ययन है। मकरों का अध्ययन है। एरेनियोलॉजी मकरों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? फिर शुरू का क्वेश्चन आ गया है 38 नंबर में। ये क्वेश्चन है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होगा? डर्मेटोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अस्थियों का अध्ययन के विज्ञान को किसके अंतर्गत रखा जाता है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोहरा करके। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है अस्थियों का अध्ययन। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। सो आंसर बी होगा, इम्यूनोलॉजी। सो आज इतना ही। अगले दिन फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जो रेलवे बैंक पीओ एसएससी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसे रट ही लीजिए तो बढ़िया है, एक तरह से ये रामबाण साबित होगा। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखिए तो लाइक मत कीजिए, क्योंकि लाइक करने से सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ता है। लाइक नहीं करना चाहिए। तो जानबूझकर भी लाइक मत कीजिएगा। हो सके तो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, जो नंबर इस पर दिए हुए हैं।